गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने आज के सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो। देखिए, इस क्वेश्चन में बात हो रही है एंग्लो इंडियन की, तो याद रखिएगा एंग्लो इंडियन के लिए जो 2 सदस्यों का जो मनोनीत का जो प्रावधान था, उस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर अगर था का क्वेश्चन रहता या करते थे इस तरह से रहेगा, तो याद रखिएगा वो आर्टिकल है कौन सा? आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 के तहत एंग्लो इंडियन के लिए 2 लोगों का लोकसभा में प्रावधान था, जो अब 104वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। यानी सीधा सीधा जूट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन है उसके बारे में कुछ क्या बोलते हैं, जो राष्ट्रीय जूट नीति जो है वो बनाया गया था। तो ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था ऑप्शन नंबर बी 2005 में। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि वर्ल्ड लेवल पे जूट का जो फर्स्ट प्रोडक्शन कंट्री यानी प्रोडक्शन में जो टॉप है वो कौन सा है? बांग्लादेश है। और भारत में कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का यूज़ करते हैं? देखिए, आपको अक्रिय गैस बोल रहा है, तो याद रखेंगे अक्रिय गैस कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हीलियम होगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? हीलियम 2 एटॉमिक नंबर है। ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था? देखिए, बात कर रहे हैं यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स का, राष्ट्रमंडल खेल का। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1930 में। और जैसे 1930 आएगा तो इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना याद आएगी, वो है क्या? नमक सत्याग्रह, जिसको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? देखिए, क्वेश्चन रिपीटेड है। जावा गर्त कहाँ है ये आपसे पूछ रहा है, किस महासागर में? ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। वेरी गुड, आंसर क्या होगा? हिंद महासागर में है क्या जावा गर्त? कहाँ पे है? इंडोनेशिया के आसपास है। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? जैसे ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आया तो याद रखिएगा ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको हम लोग 352 लगने के बाद भी, 352 का मतलब हो गया कौन सा? 352 मतलब हो गया कौन सा? आपका नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद भी हटाया नहीं जा सकता प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ये आप ध्यान में रखेंगे। ये कौन सा आर्टिकल में होगा? ये आर्टिकल 21 में होगा। अनुच्छेद 21 जो है वो है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जिसको कि इमरजेंसी के वक्त भी हटाया नहीं जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी? याद रखिएगा, आयुष्मान भारत के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपये, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको, 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है पूरे एक परिवार के जितने भी मेंबर हैं उनको। इंडिविजुअल नहीं दिया जाता है, पूरे एक परिवार को 5 लाख रुपये दिया जाता है 1 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनता है? तो याद रखिएगा ओणम त्यौहार जो है वो हमारे दुर्गा पूजा की तरह मनता है। तो दुर्गा पूजा में जैसे 10 दिन का होता है दशहरा, वैसे ही ओणम में याद रखेंगे टोटल कितना डे होता है? तो टोटल 10 दिन होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बनारस में इनमें से किस राजा को 1781 में वारन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ में आया कि 1781 में कौन है? वारन हेस्टिंग है, यह ध्यान रखेंगे। अच्छा, वारन हेस्टिंग भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में आया है? वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। अब पूछ रहा है 1781 में इन्होंने किनको जो है गिरफ्तार कर लिया था? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, जैत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो ये किया है कहाँ पे? राजस्थान में किया है। ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये आएगा जैसे स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वो किसकी प्रतिमा है? तो याद रखेंगे ये प्रतिमा है आपकी वल्लभ सुरीश्वर महाराज की। किनका है? वल्लभ सुरीश्वर महाराज की प्रतिमा है ये। और कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है अनावरण स्टैच्यू ऑफ पीस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? देखिए, जब बात हो रही है किसकी? कैल्शियम की, तो हम लोगों को पता है कि कैल्शियम से रिलेटेड एक बीमारी भी होती है जिसको हम थायराइड कहते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपको नजर आ रहा होगा। थायराइड वो ग्रंथि है जिसके द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए, क्वेश्चन रिपीटेड है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सेकंड गोलमेज सम्मेलन से पहले, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता भी हुआ है 1931 को, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित शख्सियत में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों का जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जाता है? देखिए, पिछड़े वर्गों का जातियों का प्रवक्ता किसको कहा जाता है? तो आई होप सो आप सभी इस क्वेश्चन से वाकिफ होंगे। ऑप्शन नंबर सी, बाबा भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता भी कहते हैं। और तो और जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि लोक लेखा समिति थी, उसके ये क्या थे? अध्यक्ष भी थे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, अचंत शरद कमल एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी हैं। यानी आपसे पूछ रहा है कि अचंत शरद कमल जो है वो किस खिलाड़ी से रिलेटेड है? तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं कौन? अचंत शरद कमल। इनका रिसेंटली में काफ़ी नाम हुआ है। चलें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन बना है? इंडियन प्रीमियर लीग का मतलब हो गया आईपीएल, तो आईपीएल में लगातार 2 ओवर मेडन करने वाला खिलाड़ी कौन बनेगा? तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे कौन सा? ऑप्शन नंबर मोहित शर्मा है, मोहम्मद सिराज है, इमरान ताहिर है और सोहेल तनवीर है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा मोहम्मद सिराज। ठीक है, मोहम्मद सिराज 2 लगातार मेडन ओवर करने वाले गेंदबाज बने हैं आईपीएल में। शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो जो शहीदी सभा त्यौहार है वो मनाया जाता है ऑप्शन ए पंजाब के द्वारा। अच्छा, किस लिए मनाया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत में जो है मनाया जाता है शहीदी सभा। और आपको पता होगा कि 26 दिसंबर को अब से प्रति वर्ष जो है वीर बाल दिवस मनाया जाता है इन्हीं के याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, रिपीटेड भी है। बाणभट्ट ने किसकी रचना लिखी है? हर्षवर्धन ने रचना की है, जिसका बुक का क्या नाम है? हर्षचरित्र नाम है। हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? देखिए लेखिका है पूछ रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, तो लेखिका कौन सी होंगी? ऑप्शन में देखेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, सुधा मूर्ति जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है। कौन? सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य है? अच्छा, क्वेश्चन निर्जन द्वीप अगर बोल दिए, निर्जन का मतलब हो गया जहाँ एक भी आदमी रहते नहीं, एक ऐसा जगह जहाँ पक्षी अभ्यारण्य है पहले से। ऑप्शंस में है पट्टी द्वीप, पिट्टी द्वीप, बैरन द्वीप, बेले द्वीप और बल्फ द्वीप। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका पिट्टी द्वीप। याद रखिएगा ये पिट्टी द्वीप है किसके एरिया में? तो ये लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में पिट्टी द्वीप स्थित है और यहाँ क्या है? एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? देखिए आपसे पूछ रहा है नई दिल्ली के मुख्य भागों को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान दिल्ली में जितना भी गवर्नमेंट जो बिल्डिंग बना था उसका डिजाइन करने का किनको दिया गया था श्रेय? ऑप्शन नंबर सी देखिए, एडविन लुटियन। ठीक है, एडविन लुटियन ने ही संसद का भी फॉर्मेशन किया है, राष्ट्रपति भवन का भी फॉर्मेशन किया है, डिजाइन वगैरह तैयार करवाया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिर स्थित है? आपको क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है और शिव को समर्पित है, तो ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं आप, एलिफेंटा द्वीप जो है, यही द्वीप जो है वो मुंबई में है और मुंबई में ही स्थित है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है और भगवान शिव को समर्पित है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एलिफेंटा द्वीप को कब शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है कब? 1987 में। कब? 1927 में एलिफेंटा द्वीप को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, जो भगवान शिव को है और महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? आपसे पूछ रहा है। तो देखिए मनीला जो फिलीपींस है ये आपका हिंद महासागर में स्थित नहीं है। कहाँ है मनीला जो है वो? कहाँ है आपका? आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में। जो मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया ये भी क्या है आपका? हिंद महासागर में, जकार्ता भी है और चेन्नई भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए होगा? देखिए आपका नाम ही दे दिया शुक्रयान, तो किसके लिए होगा? शुक्र के लिए होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत हुई थी? याद रखिएगा ओलंपिक रिंग के बारे में कह रहा है, यहाँ टोटल 5 रिंग है। टोटल कितने हैं? 5 रिंग है। और पूछ रहा है आपसे कि इस 5 रिंग जो है जो ये डिज़ाइन था ओलंपिक का वो पहली बार कौन से साल में आया था? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 1913 में आया था। 1913 में ही गीतांजलि के लिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार में मिला है। 1913 में ही जो है आपका इनको मिला था क्या चीज़? ओलंपिक रिंग का पहली बार फॉर्मेशन हुआ है। गदर पार्टी का भी फॉर्मेशन 1913 में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रब टाइफस, ठीक है, रोग एक प्रकार के डैश के कारण होता है, यानी आपसे पूछ रहा है कि जो स्क्रब टाइफस रोग है ये किस वजह से होता है? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर बी जो है वायरस, ठीक है, सॉरी वायरस नहीं, बैक्टीरिया जो जीवाणु है इसकी वजह से होता है। याद रखिएगा स्क्रब टाइफस जो है वो जीवाणु की वजह से होता है और इसमें जो होता है काफ़ी तेज बुखार होता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास, ठीक है, का निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो जो महेश दास थे ओरिजिनली पूछा ये किनका नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, बीरबल जो है उनका नाम क्या था? महेश दास नाम था। किनका? बीरबल का, ये आप ध्यान में रखेंगे, बीरबल का उपनाम महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का स्वरीजेस रिक्स बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश को दिया गया? देखिए आपसे पूछ रहा है 2020 का पूछ रहा है आपसे, स्वरी जेस रिक्स बैंक पुरस्कार, तो किसको मिला है? तो ये मिला है पाल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, याद रखिएगा आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में आपसे पूछ रहा है, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह आपका, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने डैश के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिससे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। 19-20 के बारे में पूछ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इसने किस शब्द को, देखिए 4 ऑप्शन को देखेंगे ये शब्द आएगा, तो ये शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, विश्वास के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने विश्वास। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान में दे दी? जैसे ही आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको 2 बैटल पढ़ना पड़ेगा, एक तो 1757 का और एक 1764 का, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो आपके पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी दे दिया गया था, तो याद रखिएगा 64 के बाद कौन सा आएगा? 65 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा 1765, यही वो टाइम था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड खिलाड़ी है? ऑप्शन में देखेंगे भक्ति शर्मा, पंकज आडवाणी, कृष्ण पाठक, दीपक पुनिया। आंसर क्या होगा? आंसर होगा पंकज आडवाणी जो है वो क्या है? एक पेशेवर बिलियर्ड खिलाड़ी है।
नेक्स्ट है, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखिए जब दो दर्पण कह रहा है एक दूसरे के सामने, सामने का मतलब याद रखिएगा पैरेलल की बात कर रहा है, ठीक है। जब पैरेलल होगा तो इनके बीच में कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी अनंत जो है इमेजेस बनेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज फिर ऐसा कुछ 360 डिग्री और थीटा बाय थीटा और +1 ऐसा कुछ है इनके बीच का एंगल अगर रहे तो, लेकिन एक दूसरे के सामने बोला हो तो याद रखिएगा पैरेलल है तो अनंत इमेज बनेगा, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया। जलरोधी बनाने का मतलब है कि उससे जल जो है बाहर नहीं आए, रिसे नहीं। तो किसका परत चढ़ाया गया था जो बृहत स्नानागार मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे आप, प्राकृतिक चारकोल का यूज़ किया गया था मोहनजोदड़ो में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। आपसे पूछ रहा है भीमा देवी मंदिर, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा आप। ऑप्शन नंबर डी में क्या है आपका, पिंजौर हरियाणा में क्या है, भीमा देवी मंदिर है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं। तो देखिए वृक्क ग्रंथियाँ हैं तो वृक्क में होगी, तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, वृक्क का मतलब किडनी, ठीक है। एड्रिनल जो ग्लैंड है वो कहाँ होगा, किडनी में होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासक था। तो देखिए माणिक्य वंश के शासक के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए त्रिपुरा होगा। याद रखेंगे त्रिपुरा में जो है वो क्या था, वीर चंद्र माणिक्य द्वारा त्रिपुरा राज्य में माणिक्य वंश की नींव रखी गई थी, और 1949 तक त्रिपुरा पर अपना अधिकार जमाए हुए कौन था, माणिक्य वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी वर्ल्ड बैंक जो है अलग अलग कंट्री को जो कैटेगराइज करता है वो किस हिसाब से करता है। देखिए वर्ल्ड बैंक का मतलब पैसा से रिलेटेड होगा, पैसा में भी कैसा पैसा, तो ऑप्शन बी देख लेते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कैटेगराइज करती है कौन, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। यहाँ मंत्रिपरिषद का मतलब क्या हो गया, कैबिनेट हो गया, और याद रखिएगा कैबिनेट की चर्चा एक ही जगह है, आर्टिकल 74 ऑप्शन नंबर ए में, और इसी 74 बी में शायद लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को दिया जाने वाला सलाह जो है वो क्या होगा, बाध्यकारी हो जाएगा, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जुड़ा था, ठीक है। आर्टिकल कौन सा, 74, जिसमें कैबिनेट के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा में कामकाजी की प्रक्रिया और आचरण के किसी नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है। आपसे यही पूछ रहा है कि किस नियम के तहत, ये देखिए यहाँ पूछ रहा है किस नियम के तहत 6 लोगों को नामित करेगा और एक क्या बनाएगा, एक पैनल बना लेगा, ठीक है। वो नियम का नंबर आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी नजर आएगा। नियम नंबर 8 के तहत जो है ये घटनाएं होती हैं। ये घटना में क्या था आपका, सभापति क्या करेगा, 6 लोगों का एक पैनल डिसाइड करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी नियम नंबर 8। नेक्स्ट है, कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिशत में के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट यानी 2019 का जो वार्षिक रिपोर्ट है के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्य में नहीं है। देखिए किसमें, परसेंटेज वाइज बोल रहा है, तो देखिए कौन सा 5 राज्य होगा, एक तो मिजो होगा, यानी मिजो का मतलब मिजोरम, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अरुणाचल प्रदेश, ARUNACHL ऐसे समझिए। थर्ड कौन सा होगा, मेघालय होगा, MEGHA, परसेंटेज वाइज की बात कर रहे हैं। चौथा होगा आपका मणिपुर, MANI, ठीक है। और पांचवा है आपका नागालैंड, NAGA। ये 5 राज्य क्या है, परसेंटेज वाइज टॉप पे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। तो इस 5 में कौन नहीं है, MP नहीं है, ध्यान में रखेंगे। जबकि जब हम बात करेंगे एरिया वाइज तो MP क्या है, टॉप पर है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब ऑप्शन देखते हैं, मेरे हिसाब से शायद ऑप्शन में MP हो। हाँ, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए आप, परसेंटेज वाइज टॉप 5 में कौन नहीं है, MP नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन याद रखिएगा एरिया वाइज टॉप में कौन है, MP है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सेरोगेसी बोर्ड, देखिए सेरोगेसी बोर्ड के बारे में आपने सुना होगा, सेरोगेसी के बारे में, कि विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा सेरोगेसी मामले में जो विशेषज्ञ समिति बना है उसमें से डॉक्टर RG पटेल को जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व ऑटिज्म आपसे पूछ रहा है जागरूकता दिवस, तो ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा होगा, 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। अच्छा, 4 अप्रैल को हम लोगों ने माइन सेफ्टी के बारे में देखा था, खदान दिवस के बारे में देखा था लास्ट सेट में, ध्यान में रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2 अप्रैल है। नेक्स्ट है, तेलंगाना सरकार ने नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उनके आसपास कितने जल निकायों के कायाकल्प और विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। तो याद रखिएगा कितने जल निकाय के लिए, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, 50 जो है जल निकायों के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मून टू मार्स प्रोग्राम मतलब चंद्रमा तो हम लोग अब अचीव कर लिए हैं, वो लोग मंगल को भी अचीव करेंगे, तो किसको नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं आप, अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए नासा द्वारा। किनको, अमित क्षत्रिय को। नेक्स्ट है, वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLENEX। अच्छा, SLENEX में देखेंगे SL से हो गया श्रीलंका, I से हो गया इंडिया, N से हो गया नेवल एक्सरसाइज, क्लियर। तो ये पूछ रहा है आपसे SLENEX का कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया, मतलब श्रीलंका इस बार SLENEX जो है 2023 वाला वो कहाँ हुआ था, कोलंबो में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपको दिखेगा बी, 10वां संस्करण था ये SLENEX का।
कौन सा नंबर का संस्करण था? 10वां था, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरी G20 टूरिज्म वर्कर ग्रुप की बैठक किस शहर में हुई है? G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में हुई है? तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा ए, सिलीगुड़ी, है ना। जब टूरिज्म की बात कर रहा है तो क्या होगा? घूमना होगा। और घूमना कहाँ है? हम लोग चलेंगे सिलीगुड़ी देखने, वहाँ का अच्छा सा नेचुरल क्लाइमेटिक जो है दृश्य देखने चलेंगे। कहाँ? सिलीगुड़ी। तो याद रखिएगा G20 का टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का जो बैठक हुआ है वो किस शहर में हुआ है? सिलीगुड़ी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 5400 करोड़ की लागत पे टोटल कितने एग्रीमेंट हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 3 एग्रीमेंट हुए हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यानी DDU-GKY के तहत कैप्टिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की? कैप्टिव एम्प्लॉयर्स नामक पहल जो है वो शुरू किया है ऑप्शन नंबर डी गिरिराज सिंह ने। और गिरिराज सिंह कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। कौन से? गिरिराज सिंह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI को डैश सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का दर्जा दिया गया है। किस तरह का वो कंपनी बन चुका है? तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का दर्जा मिला है। किसको? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। क्या मिला है? मिनी रत्न कैटेगरी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में हुआ है? अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे लगा सौराष्ट्र का मतलब हो गया या तो गुजरात या महाराष्ट्र, फिर तमिल भी आ गया तो थोड़ा डाउट हुआ। लेकिन याद रखिएगा सौराष्ट्र का मतलब होता है गुजरात और महाराष्ट्र मिलाकर सौराष्ट्र पहले हुआ करता था जो अलग हुआ। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गुजरात होगा। 49 का 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कंबम पनीर थ्राचाई जिसे कंबम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है। कुंबुम अंगूर किस राज्य का अंगूर है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है? कुंबुम अंगूर है। ठीक है, कहाँ है? तमिलनाडु में है कुंबुम अंगूर जिसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट है भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? सबसे नया का मतलब सबसे बाद में बना हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी दिखेगा आपको। कुडनकुलम जो है वो क्या है आपका? रूस की सहायता से मिला था, याद रखिएगा। और ये सबसे नया आपका क्या है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट है मीथेन का प्रकृति क्या है? तो मीथेन किसको कहते हैं? CH4 को मीथेन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा CH4, ये क्या है आपका? मीथेन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? देखिए हिमांक पानी का होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और केल्विन में बदलेंगे तो 273.15 केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका? पानी का हिमांक है। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की थी? तो देखिए कोशिका की खोज के बारे में भी आपने पढ़ा है, क्वेश्चन रिपीटेड है। कोशिका की खोज ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ECG किया जाता है? तो याद रखिएगा लास्ट सेट में भी ECG का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम। तो ये किसको किया जाता है? तो आपने पढ़ा होगा ब्रेन मैपिंग को लेकर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मस्तिष्क है, इसमें आपका क्या होता है? ECG होता है। ठीक है, चले आगे, सॉरी EEG होता है। और जब बात करेंगे ECG का तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, कार्डियो का मतलब हृदय होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। EEG हो गया किसके लिए? मस्तिष्क के लिए। नेक्स्ट है फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? तो देखिए फास्फोरस P4 लिखा था है, तो परमाणुकता कितनी होगी? 4 होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा चतुष्परमाणुक, मतलब अगर सिर्फ फास्फोरस आपस में जुड़े तो वो कितने फास्फोरस जुड़ेंगे? तो याद रखिएगा टोटल 4 फास्फोरस जुड़ेंगे। और जब फास्फोरस का परमाणु संख्या की बात करेंगे तो याद रखिएगा एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है परमाणु फास्फोरस का। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है श्वसन नली यानी ट्रैकिया, इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो याद रखिएगा ट्रैकिया क्या होता है आपका? श्वसन तंत्र का पार्ट है। यहाँ से पूछ रहा है श्वास नली, जब पहले ही पूछ दिया है तो पूछ रहा है किस तंत्र का भाग है। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे तो बहुत ईजी हो जाना है। तो श्वसन तंत्र का पार्ट होगा। ठीक है, ट्रैकिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। इंसुलिन कहाँ से इंसुलिन का स्राव होता है? तो याद रखिएगा इंसुलिन का स्राव होता है पैनक्रियाज से, जिसको क्या कहा जाता है? अग्नाशय कहा जाता है। ठीक है, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में इंसुलिन होता है, का स्राव होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो टोटल क्या है? 7 प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, जिसमें एक कुछ क्या नाम क्या है? दृश्य प्रकाश है, एक्स किरण है, गामा किरण है, रेडियो तरंग है। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा एक्स किरण। तो ऑप्शन नंबर सी ये क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। नेक्स्ट है दम्मा यानी अस्थमा, मानव शरीर के डैश का विकार है। याद रखिएगा जब दमा होता है तो लोगों को खांसी ज़्यादा होती है। खांसी ज़्यादा होगी तो किससे होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा होगा। श्वसन तंत्र से रिलेटेड बीमारी कौन सा है? दमा है, जिसको अस्थमा कहा जाता है। नेक्स्ट है लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर लिखा हुआ है कंप्लीट डिटेल में। लाई डिटेक्टर को पॉलीग्राफ, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, पॉलीग्राफ भी कहा जाता है, पॉलीग्राफी टेस्ट भी कहते हैं हम लोग लाई डिटेक्टर टेस्ट को। ठीक है, जिसमें कि लोगों को कई सारे सेंसर नर्व में सिस्टम लगाकर, मशीन लगाकर चेक किया जाता है कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का संग्रह। देखिए जब बात एक्सेल कह रहा है और वर्कबुक कह रहा है तो वर्कशीट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए इसका डिटेल में दिया हुआ है, वर्कशीट कहा जाता है। क्लियर एक्सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 क्या कह रहा है? 63 कह रहा है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड्स के बारे में, है ना।
तो आपसे यही फिर वापस से क्वेश्चन पूछ रहा है कि थायरॉक्सी के संश्लेषण के लिए कौन सा अनिवार्य है। तो याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड भी, आयोडीन की कमी से थायराइड बीमारी भी होता है। तो याद रखिएगा यहाँ थायरॉक्सिन है तो क्या होगा, आयोडीन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। नेक्स्ट है प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। याद रखिएगा प्रोटियम किसको कहते हैं, प्रोटियम हाइड्रोजन का सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध समस्थानिक है, ठीक है। इसमें मात्र एक ही प्रोटॉन होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है न्यूट्रॉन होगा कि नहीं होगा, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु में मौजूद निम्नलिखित में कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है, मतलब चांदी से रिएक्ट कर लेता है, कौन सा, सल्फर। और सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16। और सल्फर को हिंदी में क्या कहेंगे, गंधक कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, चांदी जो है वो सल्फर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, नहीं हुई है आपसे पूछ रहा है। तो देखिए गैस में उत्पत्ति है तो रासायनिक प्रक्रिया हुई होगी, अवस्था में भी परिवर्तित हो जाता है, रंग में भी परिवर्तित हो जाता है। अगर आकार में परिवर्तन हुआ हो तो इट इज़ नॉट डेफिनेटली कि आपका रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ, आकार से रिलेटेड नहीं है केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड जो भी काम होगा वो सिर्फ सरकार के नियंत्रण में होगा, उत्पादन जो है निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है, यानी प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया जा सकता। तो कौन सा एक्ट है वो आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा आंसर है वो एक्ट है 1962, 1962 का वो एक्ट है, ठीक है। और याद रखिएगा भारत चीन में जो वॉर हुआ था जिसकी वजह से माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू को हार्ट अटैक भी आया है, वो भी वॉर कब हुआ है, 1962 में ही हुआ है, ठीक है। उसी समय प्रतिबंधित किया गया था प्राइवेट सेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट का क्या मतलब होता है, आउटपुट का मतलब होता है जो हम लोगों को निष्कर्ष दे, ठीक है। तो जैसे मैग्नेटिक स्कैनर है वो भी अंदर लेता है डेटा को, लाइट पेन भी अंदर है मार्कर की तरह, जैसे मैं ये पेन यूज़ कर रहा हूँ ये भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, माउस की तरह काम करता है। प्लॉटर जो है एक तरह का प्रिंटर है और प्रिंट करके हमको क्या मिलता है, बाहर मिलता है डेटा। तो प्लॉटर क्या हो गया आपका, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य डिफरेंट होते हैं। अंग के बारे में कह रहा है और बुनियादी संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर वो होता है क्या होगा, समान होगा, बट जो कार्य होगा वो अलग होगा, उसको क्या कहते हैं, समधर्मी, समजात, विषमधर्मी, समवृत्ति। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, आंसर होता है होमोलोगस। तो होमोलोगस किसको कहते हैं, समजात को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं यानी जेरीज के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। समान गुण के वंशाणुओं के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन में है 1 2 3 4, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2, ठीक है। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किस वर्ष किया गया था। याद रखिएगा WWW का जो आविष्कार है वो टिम बर्नर ली द्वारा किया गया था और 1989 में किया गया था, 1989 में किया गया था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइक या पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देख लेंगे आप पाइका किससे रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा से रिलेटेड है, कौन, पाइका। और याद रखिएगा ये एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस NGO को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आंसर क्या होगा, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को 2019 में संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया है। याद रखिएगा पाकिस्तान का सबसे पहला डिमांड 1940 के लाहौर सेशन में हुआ था, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान को चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम का वर्ड गढ़ा था, और वो कब गढ़ा था, ऑप्शन नंबर बी 1933 में गढ़ा था, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया। मसौदा समिति का मतलब हो गया ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, जिसके हेड कौन थे, BR अम्बेडकर थे। इसका गठन कब हुआ है, तो ये हुआ हमारे आज़ादी के 14 दिन बाद जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ, ये ध्यान में रखेंगे। संविधान सभा का गठन तो हो गया था 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, लिखने वाली कमेटी थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, वो हमारे संविधान जो आज़ादी के बाद 14 दिन बाद बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, 29 अगस्त 1947 को बना है, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको मसौदा कमेटी भी कहा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है। इसका मतलब है कि भारत अगर गुलाम बना है तो भारतीयों ने काफ़ी सहयोग दिया है। ये किस बुक में लिखा है, चारों का चारा बुक देख लीजिए, ये महात्मा गांधी का लिखा हुआ, ये तो खैर ऑटोबायोग्राफी है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत और ग्राम स्वराज। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हिंद स्वराज में लिखा है उन्होंने कि ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा दिसंबर 2020 नहीं, अगर वर्तमान में भी अगर बात किया जाए तो वर्तमान में भी ये वही है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रहलाद जोशी जो हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, यानी कि वायरस से नहीं होता है। जैसे डेंगू बुखार बात करेंगे तो वायरस से होगा, जुकाम भी क्या होता है, वायरस होता है, एड्स भी क्या है, वायरस है, हैजा जो है वो वायरस से नहीं होता है। हैजा क्या है, जल जनित रोग है, यानी कि पानी की वजह से होता है, कौन, हैजा। निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है, आपसे पूछ रहा है, मतलब महासागर से रिलेटेड नहीं है। जैसे धाराएं, ज्वार भाटा और तरंग, ये तीनों क्या है, महासागर से रिलेटेड है।
आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं आप। परावर्तन जो है वो महासागर से रिलेटेड नहीं है। परावर्तन क्या है? प्रकाश का इक्वालिटी है जो किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा जो चाय जनजाति है वो है कहाँ का? वो असम का है, यह आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि चाय जनजाति कौन सा जो है लोक नृत्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं आप। क्या लिखा हुआ है? झूमुर लिखा हुआ है। तो झूमुर जो है ये क्या है? लोक नृत्य है कहाँ का? असम का। और किसके द्वारा किया जाता है? वहाँ की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेज फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखिए, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेज फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा आप, उर्वशी बुटालिया, इन्होंने लिखा है ये बुक। कौन सा? द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेज फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, किसने लिखा है? उर्वशी बुटालिया ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में कौन एक संधिपाद यानी कि आर्थ्रोपोडा है? तो याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सहस्त्रपाद, यानी कि जिनके क्या हो? एक से अधिक पैर हो, है ना, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्थ्रोपोडा बोलेंगे। और याद रखिएगा जो सहस्त्रपाद है वो आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी है। इसका शरीर लंबा और खंडयुक्त तथा काइटिन के बाह्य कंकाल से ढका होता है। ठीक है, चलें, इनका हर एक हड्डी का जो जॉइंट होता है वो दो पैर से जुड़ा रहता है, इसलिए इसको सहस्त्रपाद बोला गया। ये क्या है? आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष भारतीय, यहाँ यह छुपा मिस हो गया था प्रिंट के कारण से, भारतीय सेना दिवस होगा कब मनाया जाता है? याद रखिए भारतीय सेना दिवस का मतलब यहाँ पर थल सेना से है। याद रखिएगा थल सेना जो है जनवरी माह के 15 तारीख को हर साल मनाया जाता है। तो 15 जनवरी क्या है? भारतीय सेना दिवस कह लीजिए, भारतीय थल सेना दिवस कह लीजिए, या आर्मी दिवस कह लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आए थे? याद रखिएगा इंडिया में दो बार मैं हमेशा कहता हूँ, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ प्लासी जो आपका हुआ था 1757 में, उस समय जो है बंगाल के गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो 1757 से पहले का कोई कार्यकाल देख लीजिए आप, ऑप्शन में क्या नजर आ रहा है? तो 1743 नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए आपको हिंदी में यहाँ नजर आ रहा होगा कब्जा संधि, अचल संधि, धुराग्र संधि। यहाँ संधि का मतलब याद रखिएगा यहाँ पे जोड़ की बात कर रहा है। ठीक है, बोन्स के ज्वाइंट के बारे में बात कर रहा है। और बोन्स का ज्वाइंट जो होता है वो दो चार प्रकार का होता है, उसमें से आपको कह रहा है, जैसे कब्जा का मतलब हिंज मैंने बताया था आपको, तो कंधा वैसा जोड़ नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? आंसर होगा धुराग्र संधि कहते हैं। सिर और गर्दन वाले ज्वाइंट को क्या कहते हैं? धुराग्र संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? देखिए इस परियोजना का नाम आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं आप, सॉरी ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं आप, केन बेतवा परियोजना जो है ये क्या है आपका? भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। कौन सा? केन बेतवा परियोजना। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र का मतलब हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब जिसमें धागा हो, जैसे गिटार क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के बारे में कह रहा है। आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा जंतर। ये क्या है? यह एक तत्वाद्य यंत्र है, याद रखेंगे जंतर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? आई होप सो आपको पता होगा, ये 1939 की घटना है। ठीक है, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए आपको नजर आ रहा होगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो त्रिपुरा वाला जो अधिवेशन था 1939 का, उसमें वो जीते थे और उसके बाद भी उन्होंने गांधी जी के प्रेशर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक। देखिए मैंने आपको बताया था कि समष्टि और व्यष्टि दो अर्थशास्त्र है, जिसको समष्टि हो गया मैक्रो और व्यष्टि हो गया माइक्रो। तो आपसे यही पूछ रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं या फादर हैं वो कौन है? ऑप्शन में देखिए क्या है? पॉल सैमुअल्सन, जॉन मेनार्ड किन्स, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जॉन मेनार्ड किन्स जो है वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं। और ऐसे इकोनॉमिक के फादर कौन है? एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए आपको गलत पूछ रहा है। तो आपको पता है कि ऊँट क्या है? जो रेगिस्तान का क्या है? जहाज कहा जाता है। और ऊँट क्या करता है? एक बार में ढेर सारा पानी स्टोर करता है और फिर वो लंबे समय तक पानी नहीं पीता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी पढ़ेंगे कि उसे पसीना बहुत आता है। अगर उसको पसीना बहुत आता है तो वो पानी स्टोर करके बॉडी में नहीं रख पाता। तो ये कथन क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे एक वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला लिया? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है और मैंने एक या दो से पहले भी ये बताया था आपको कि सबसे पहले याद रखिएगा कि महात्मा गांधी एक वर्ष तक यात्रा पे निकले हुए थे। किसके कहने पर? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं जीके गोखले, उनके कहने पर उन्होंने ये यात्रा स्टार्ट की थी। चलते हम लोग इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का? देखिए ऑप्शन नंबर जो आपको बी नजर आ रहा होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, यही क्या होगा? आंसर होगा। इन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी पूरे एक वर्ष तक पूरे भारत की स्थिति को जानने के लिए निकले थे। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु भी हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यानी कि आपसे कह रहे हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया था, ये कब दिया गया था? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का जो पहला बैठक था वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, 1946। फिर इसमें क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर को क्या हुआ था? 11 दिसंबर 1946 की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था संविधान सभा का। और इसके बाद 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946, देखिए ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा होगा, इसी दिन जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव दिया था, जिसको बाद में क्या बना दिया गया? प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया, यानी एक तरह का कॉमनवेल्थ में शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1990, 1990। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, 1990 से जो है कबड्डी को, जो भारत का एक प्रमुख गेम है, एशियाई खेलों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? याद रखिएगा ये कम्युनल रिवॉर्ड जो उन्होंने दिया था 1932 में, उसके विरोध में उन्होंने हड़ताल कहाँ किया था? ऑप्शन सी यरवदा जेल में किया था, और यहीं पे फिर मदन मोहन मालवीय यानी कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ है, जिसको पूना पैक्ट कहा। यरवदा जेल पूना में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? तो याद रखिएगा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पररी बनाया गया था 1928 में, सामन कमीशन जब वापस लौटे थे तो उन्होंने बताया था कि सब लोग मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। उस समय एक छोटा सा जो है संविधान बनाया गया था, उस समय इसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा है। इस संविधान सभा में भारत को एक अधिराज्य माना गया था, तो इसी को फिर डिनाई करके जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में कांग्रेस का मेन टारगेट क्या रखा था? स्वराज रखा था, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश सेना के बीच में लड़ी थी। याद रखिएगा सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ कब से कब तक था? तो 1939 से कब से हुआ था? 1945 तक तो हुआ था, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या हुआ? एटम बम गिराया गया था। तो वर्ष 1944 से मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर में इम्फाल की लड़ाई किससे हुई थी? तो आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस ने जो है जापान का हेल्प लेके और इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई किया था, वो है इम्फाल। और इम्फाल में लड़ाई हुआ है किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। किसके साथ? जापान के साथ। तो आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जापान। याद रखिएगा इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की राजधानी है कौन? इम्फाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो ये ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन सा है, अनुगुल है, बौद्ध है, बालनगीर है और कोरापुट है। आंसर क्या होगा? कोरापुट। उड़ीसा के कोरापुट जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो शीर्ष स्तर की संख्या कह रहा है और भारत के लिए कह रहा है, मतलब एक राष्ट्रीय लेवल का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको, राष्ट्रीय आवास बैंक को स्थापित किया गया था शीर्ष संस्था के रूप में। और कब किया गया था? 1987 में। कब किया गया था? 1987 में किया गया था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा ओलंपिक में जो गोल्फ हुआ है उसमें भारत की तरफ से भाग लेने वाली महिला का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको, अदिति अशोक वो हैं जो कि भारत की तरफ से ओलंपिक में गोल्फ खेलने वाली प्रथम महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल है? देखिए खरीफ पूछ रहा है आपसे, तो याद रखिएगा इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी जो मूंगफली है, ये क्या है? एक खरीफ का फसल है। रबी फसल उसको कहते हैं जो अभी जिसकी बुआई हो रही है, जैसे आपका गेहूं हो गया, कद्दू हो गया, मटर हो गया, ये सब अभी के सीजन में डाला जा रहा है। खरीफ फसल उसको कह रहे हैं जिसका कि जून जुलाई में बुआई होता है। चलें आगे, गर्मी के दिनों में सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल दाब को मापने के लिए निम्न में से किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या हो गया? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी है वो आंसर क्या है आपका? सही है, जिसको कि बैरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच में पूना पैक्ट हुआ। देखिए अभी जस्ट ये क्वेश्चन पूछा था कि यरवदा जेल में गांधी जी ने जो है अनशन किया था दलितों को अलग से वोटिंग सिस्टम से बचाने के लिए, तो फिर बाद में थोड़ा सा एक बीच का रास्ता निकाला गया था और महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में ये हुआ था आपका पूना पैक्ट। तो 1932 की घटना है, ऑप्शन नंबर डी 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अपस्मार यानी कि मिर्गी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इपिलेप्सी, से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? याद रखिएगा जब मिर्गी आता है लोगों को तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं रह जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? मस्तिष्क प्रभावित होता है मिर्गी बीमारी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी का उद्गम पहले तो क्वेश्चन में ही दे दिया है कि मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में कहाँ से है क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इसका उद्गम मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा जिला है? शहडोल जिला। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया बिहार के एग्जाम में बीपीएससी में। शहडोल जिला की पुष्पराजगढ़ तहसील की अमरकंटक की पहाड़ियों, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है ये शाहडोल जो है, ये आप याद रखेंगे, ये क्या है? जिला है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? तो आपने देखा होगा रुपया का एक सिंबल है ये वाला आर की तरह, इस सिंबल को कब अपनाया आरबीआई ने? इस सिंबल को अपनाया है 2010 में, ऑप्शन नंबर डी। और याद रखिएगा इस सिंबल को बनाने वाले का क्या नाम है? बनाने वाले का नाम है उदय कुमार। ठीक है, इस सिंबल को किसने बनाया है? उदय कुमार ने बनाया है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे हिल पैलेस जो संग्रहालय है वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी केरल में स्थित है हिल पैलेस संग्रहालय, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में कितने से कितने के बीच में है? तो याद रखेंगे लगभग 4000 से 12000 के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा होगा, $4000 से $12000 के आसपास जो है पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, याद रखेंगे। चलें आगे, ये क्वेश्चन 2019 का है, इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा भारत में पीर बुधान का मेला जो है वो एमपी में लगता है। कहाँ लगता है? एमपी के शिवपुरी जिले में पीर बुधान का मेला आयोजित किया जाता है, एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 यानी 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो आप सभी को पता होगा कि जब 123 की बात कर रहे हैं हम और अध्यादेश के बारे में बात कर रहे हैं तो अध्यादेश का मतलब हो गया ऑर्डिनेंस। ठीक है, और ये शक्ति किसको है? ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड, राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा अगर मान के चलिए राज्यपाल भी ऑप्शन में रहता तो याद रखिएगा राज्यपाल के लिए जो आपका अध्यादेश का पावर है वो किस में रहता? 213 में रहता, अनुच्छेद 213 में। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो देखिए चारों ऑप्शन में चारों का चारों क्या है आपका, अलग अलग जगह पे होने वाला टेनिस का टूर्नामेंट है, जो मुख्य टूर्नामेंट होता है, हर साल 4 होता है। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रेंच हो गया, यूएस हो गया। ये जो विंबलडन है, ये ऑप्शन नंबर बी, ये कहाँ होता है? ये यूके में होता है। यूके मतलब ब्रिटेन में होता है। तो ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी सबसे भारी गैस है? तो देखिए आपको पता होगा, आपने अक्रिय गैस सुना होगा 18वें नंबर ग्रुप में, नीचे ऊपर से नीचे, उसमें रेडॉन जो है वो सबसे भारी होगा, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? एटॉमिक नंबर 86 है। जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम ये क्या है, बहुत नज़दीक है, अप टू 20 में ही सारा का सारा सिमट जाता है। तो एटॉमिक वेट इसका सबसे ज़्यादा होगा रेडॉन का। नेक्स्ट है, महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स, जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने यानी कि कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में डैश का प्रतिनिधित्व करते थे। यानी सीधा सीधा आपसे कह रहा है कि कमेंटेटर डीन जोन्स, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस देश से बिलोंग करते थे? तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा, वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? देखिए विरासत का मतलब क्या होता है कि आपको जो मिला, अगर मान के चलिए कि 3 भाई है तो तीनों भाई में बांट दिए, वो एक अलग सिस्टम हो गया। ठीक है, और दूसरा एक सिस्टम हो गया कि जो मिला हम तीनों भाई लड़ लें और जो लड़के जीता वही क्या हो गया, विजेता हो गया। तो ये जो सेकंड नंबर मैंने बोला, इसको बोलते हैं सहदायिक विरासत। ठीक है, तो मुगलों ने किसको फॉलो किया? इसको फॉलो किया, ऑप्शन नंबर बी को। आपने दारा सिको और हुमायूं के बीच में लड़ाई सुना होगा, है ना, वो लड़के जीते और जो जीता वो राजा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सहदायिक, ये सही होगा। नेक्स्ट, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? वंस मोर, नगर निगम का मतलब मेट्रोपॉलिटन हो गया, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है वो कौन होता है? महापौर यानी मेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, आंसर सही होगा। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मेयर करेगा। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो बिहार में सरकार किसकी? ऑप्शन नंबर डी, नीतीश कुमार की। याद रखिएगा, यही है लगभग पिछले कई सालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है, यानी कि जो मृदा का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है, इसमें कौन सा है जो उसमें हेल्पफुल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, इसकी भूमिका नहीं है मृदा निर्माण में। बाकी जलवायु कारक है, जनक सेल की प्रकृति है, कार्बनिक सामग्री की भूमिका है, तीनों का तीनों है। कार्बनिक का मतलब ऑर्गेनिक, अकार्बनिक का मतलब इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक सामग्री की भूमिका मृदा निर्माण में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नया सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा, ये नगर कहाँ है? दिल्ली में है, और दिल्ली में क्या है? सीरी का किला है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, ये सीरी क्या क्या उस नगर का नाम रखा जहाँ पे सैनिकों के लिए अलग से नगर बसाया था, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसका नाम क्या था? सीरी था, याद रखेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को और क्यों हम लोग जानते हैं? तो भारत में या एशिया का प्रथम व्यक्ति जिनको कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1913 में। ठीक है, गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें डैश कहा जाता था? तो याद रखिएगा, ये जो सभा होता था उसको धर्मशालाएं कहते थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया? नार्को का मतलब हो गया आपका नार्कोटिक डिपार्टमेंट, यानी कि ज़्यादा नशीली चीज़ों का प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो नार्को स्टेट कौन सा है इन चारों में? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपको नजर आ रहा होगा, कौन है? सीरिया जो है वो नार्को स्टेट बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया? याद रखिए, क्वेश्चन करंट का है, आप इसको छोड़ सकते हैं। वैसे इसका आंसर है 10,900 करोड़ से असम को इन्होंने प्रोवाइड किया है पैसा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है? तो ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, बांग्लादेश में 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है, किसने? भारतीय हाई कमीशन ने। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? तो याद रखिएगा, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज जीता है, ऑप्शन नंबर ए, नंदिनी गुप्ता ने। किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेलंगाना की मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में बी आर अम्बेडकर की 125 फुट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछ सकता है कि तेलंगाना में जो है 125 फीट ऊंचा कांस्य जो है प्रतिमा बना है बी आर अम्बेडकर का, किस शहर में बना है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, हैदराबाद में बना है। कहाँ बना है? हैदराबाद में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है? तो याद रखिएगा, ये आयोजित हो चुकी है, और कहाँ हुई है? वाराणसी में हुई है। G20 की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल किसकी? कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की। कहाँ हुई थी? वाराणसी में हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व चकास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, चकास रोग दिवस जो है वो मनाया जाता है हर साल, ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल को मनाया जाता है चकास रोग दिवस। यह क्या है? जानलेवा बीमारी है। चलें आगे, जो बेसिकली हार्ट और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम इशू करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? आप ये वर्ड याद रखिएगा, बालिकातन। ठीक है, किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, कौन? अमेरिका और फिलीपींस, इन्होंने शुरू किया है कौन सा अभ्यास? बालिकातन नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, और फिलीपींस की अगर राजधानी बोलेंगे तो फिलीपींस की राजधानी कौन सी? मनीला, ये याद रखेंगे, फिलीपींस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के अस्ताना में, तो देखिए कजाकिस्तान की राजधानी ही है कौन? अस्ताना, याद रखिएगा, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल
श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो याद रखिएगा स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा होगा, अमन सहरावत ने जीता है। किसने जीता है? अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है का मतलब हो गया इनपुट डिवाइस है, जिसमें हम लोग इनपुट कर सकते हो। तो देखिए आपको दिख रहा होगा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, स्कैन करके हम डेटा को कंप्यूटर तक ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो देखिए जैसे ही कमजोर दृष्टि बोला मतलब विटामिन ए की कमी से क्या होगा? वर्ण अंधता होगा और आंखें क्या होगी? कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र के योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखेंगे 2018 में कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी के बारे में कह रहा है। गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो यह है आपका योरहेई ससाकावा। कौन है ये? योरहेई ससाकावा को मिला है क्या? गांधी शांति पुरस्कार 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या है? देखिए क्वेश्चन भी रिपीटेड है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बेवर होगा। क्या होगा? बेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा होगा, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का यूज होता है क्रायोजेनिक इंजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो देखिए आपसे सीधा सीधा कह रहा है कैसा वायरस? दस्तावेज वाला वायरस है। तो आंसर क्या होगा? आंसर जिसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी कहते हैं, मैक्रो वायरस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मैक्रो वायरस कहते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा एक सेप्रोफाइटिक कवक है? तो याद रखेंगे सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। इसका मतलब होता है मृतोपजीव। ठीक है, मृतोपजीवी। इसका मतलब हो गया कि वैसा जीव जो कि मरे हुए चीज़ों को खाता है, उसको कहते हैं सेप्रोफाइटा। तो आपसे कह रहा है कि ऐसा कवक बताइए जो सेप्रोफाइट्स है, मतलब जो मरे हुए चीज़ों को खाकर अपना जीवन गुजारता हो। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पेंसिलियम। ठीक है, पेनिसिलिन भी कह सकते हैं। चलते हैं आगे, ये क्या है? सेप्रोफाइट है। नेक्स्ट है 1 EB किसके बराबर है? देखिए जब आप स्टोरेज की क्षमता की बात करेंगे तो आपने टीबी तक सुना होगा, टेराबाइट तक सुना होगा। टेराबाइट का मतलब होता है 10⁻12। इसके बाद क्या होता है? पेटाबाइट होता है, पीबी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। पेटाबाइट का मतलब हो गया 10⁻15। ठीक है, पेटाबाइट के बाद क्या होता है? पेटाबाइट के बाद होता है एक्साबाइट होता है। एक्साबाइट का मतलब होता है 10⁻18। ठीक है, तो पेटाबाइट जो है यानी 10⁻18 है वो 1024 पेटाबाइट के बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाहनों के रियर व्यू विंग मिरर के रूप में, रियर व्यू का मतलब पीछे देखने वाले मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हमको पता है अवतल का मतलब इस तरह से ढका हुआ और उत्तल का मतलब इस तरह से। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है कहाँ? वाहन के रियर व्यू मिरर में। ठीक है, पीछे देखने वाले दर्पण में। नेक्स्ट है किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? देखिए हमको पता है 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कहते हैं 273 केल्विन। तो 273 में क्या करेंगे? 4 और जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे? 4 और ऐड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा होगा, 277 केल्विन पे जल का घनत्व क्या होगा? अधिकतम होगा। नेक्स्ट है सूर्य के वास्तव में क्षितिज। क्षितिज का मतलब हो जाता है जब सूर्य या तो उदय हो रहा हो या अस्त हो रहा हो के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखने के सक्षम होने के बीच का समय अंतर कितना है? तो याद रखिएगा ये कह रहा है कि जब सूर्यास्त हो जाता है तब हमको सूर्य दिखता है और 2 मिनट बाद तक दिखता है, यानी कि सूर्यास्त 2 मिनट पहले हो जाता है, सूर्योदय भी 2 मिनट पहले बाद होता है, हम लोग को दिखता है, और सूर्यास्त भी 2 मिनट बाद होता है, पहले हो जाता है, हम लोग को दिखता है। तो डिफरेंस क्या है? 2 मिनट है। मैं फिर से बता दूं कि शाम के समय जो है वो सूर्यास्त हो चुका होता है, हम लोग को 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहता है सूर्य। ठीक है, और जिस समय सूर्योदय होता है उस समय भी हम लोग को 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। ठीक है, शाम में 2 मिनट बाद और सुबह 2 मिनट पहले। तो आंसर क्या होगा? 2 मिनट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो देखिए ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार की चट्टानें हैं? ऑप्शन नंबर बी आग्नेय चट्टानें हैं, जिसको इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टानों के बाद जो आता है चट्टान उसको अवसादी कहते हैं, जिसको कि सेडिमेंट्री कहते हैं। और उसके बाद फिर ये जो अवसादी चट्टान है फिर पुनः परिवर्तित हो जाता है किसमें? कायांतरित में हो जाता है, जिसको कि मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। 3 प्रमुख प्रकार के चट्टानें हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आग्नेय चट्टान होगा। नेक्स्ट है इसरो द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए नवीन भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो याद रखिएगा GSLV द्वारा लॉन्च किया गया है, सॉरी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया GSLV वाहन पर भू स्थिर संचार उपग्रह का मतलब पृथ्वी के साथ साथ उसका रोटेशन घूमता है। तो किसको लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है GSAT-7 पे। GSAT का मतलब जियो सैटेलाइट कहते हैं इसको। याद रखिएगा ये जो भू स्थिर संचार उपग्रह है ये पृथ्वी पे 35,000 किलोमीटर के हाइट पे होता है जनरली। कितना? 35,000 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। नेक्स्ट है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, यानी कि बाहरी वॉल किसका? सेल का। तो याद रखिएगा जब कोशिका की बात कर रहा है तो और ह्यूमन की बात करेंगे तो आएगा कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। कोशिका झिल्ली जिसको कि प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ये जो है बाहर वातावरण से रोकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? यानी सीधा सीधा कह रहा है कि डेटा को बचाना है, संरक्षण का मतलब डेटा को बचाना है। तो डेटा को बचाने के लिए क्या आप यूज़ करते हैं? तो डेटा सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको। क्लियर।
चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है? यानी कि ऐसा कौन सा चीज़ है, देखिए आपको दिख रहा होगा ये चारों का चारों क्या है आपका एलिमेंट है। तो इन चारों में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि मैक्सिमम चीज़ों में पाया जाता है? तो वेरी गुड आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? वंस मोर देखिए इनपुट आउटपुट आ गया, और इस बार इनपुट क्या होगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी जो माउस है ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं? पौधे को खाने वाले शाकाहारी, पशुओं को खाने वाले मांसाहारी, दोनों को मिला दीजिए तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होगी, रैम या रोम में हमेशा कंफ्यूजन होता है। रोम है नहीं तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, रैम, और ये क्या है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, विसरण के द्वारा क्या होता है ये जानेंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर आपको देखना है कौन सा, ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे सी, ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। बेसिकली जो डिफ्यूजन है, बेसिकली विसरण का मतलब क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। तो डिफ्यूजन कौन सी प्रक्रिया है, इसके द्वारा क्या होता है, तो ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकता है। एक मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन से पार कराना है, इसी को विसरण बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे इसमें किससे सम्मानित किया गया है, ओमपुरी को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहाँ पे, बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि करंट का नहीं है, स्टैटिक हो गया, बट फिर भी नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए डैश नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया है नीता अंबानी ने महिला दिवस के अवसर पर? आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हर सर्कल, क्या कहेंगे, हर सर्कल कहेंगे। एच ई आर हर वाला हो गया, फीमेल के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसके अलावा हर हर सर्कल, ये नीता अंबानी ने स्टार्ट किया 2021 में। अच्छा, ये आपसे पूछ दे कि महिला दिवस मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 6 जून, 6 मई, 3 जून और 4 मई। आंसर क्या होगा, याद रखेंगे विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। कब मनाते हैं, 3 जून को मनाते हैं। आप ऐसे समझिए, ऐसे गोल साइकिल क्या है, इसको हमने कट कर दिया तो ये 3 बन जाता है, तो वैसे 3 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यूटीओ एक वैश्विक संगठन है, डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका कह रहा है वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो गलत है। अभी मैंने कहा डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बात समझे। और डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन कब हुआ है, 1995 में हुआ है, और डब्ल्यूटीओ से पहले ये संस्था गेट थी, GATT। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार डैश द्वारा प्रदान किया गया था। तो 2021 में रिपब्लिक डे के बारे में कह रहा है, किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी किरण रिजिजू ने दिया था उस समय यह अवार्ड उत्तर प्रदेश की झांकी को। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं कर सकते हैं? तो याद रखेंगे मंत्री परिषद का गठन के बारे में कह रहा है, कौन नहीं कर सकता है, तो स्थानीय सरकार के मंत्री यानी कि जो अदर स्टेट के मंत्री हैं वो क्या होगा, मंत्री परिषद का गठन नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2021 में हुई। आप ध्यान में रखेंगे कि तीसरे चरण की शुरुआत हुई थी, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखेंगे हम लोग कौन सा ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए आप। ये क्या कह रहा है, इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों के प्रशिक्षण देना है। ये क्या है, ये ऑप्शन क्या है आपका गलत है, ये ध्यान में रखेंगे। इस योजना के अंतर्गत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 20 से 30 तक का जो डेटा है वो क्या है आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। बाकी हम लोग पढ़ते हैं क्या कह रहा है, कौशल भारत के तहत कुछ स्कूल पेशेवरों को एक मजबूत समुच्चय यानी पुल बनाने के लिए 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण शुरू किया है, ये सही है। देश भर में 600 जिलों में शुरू किया गया, ये भी सही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 78। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, ये डेट याद रखिएगा आप। इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत था या गलत है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था। देखिए ये आपका क्या है, गलत है। जो चंद्रयान 2 था ये क्या था, दक्षिणी ध्रुव पे जाने का इसका टारगेट था। क्लियर। बाकी इसके क्वेश्चन को देखें तो ये इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था, सही है। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, ये भी सही है। ऑर्बिटर लैंडर रोवर को एक साथ ले गया था, ये भी क्या है, सही है। तो चंद्रयान 2 के लिए जो गलत है, उत्तरी ध्रुव की खोज करना, ये आपका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका गलत है। तो ये हमारे सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सेट में मजा आ रहा हो। आप सबों का यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।